हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के लास्ट में दिए गए एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना सीखेंगे। आपको मैंने थ्योरी पोर्शन एक्सप्लेन कर दिया, कॉन्सेप्चुअल पार्ट एक्सप्लेन कर दिया। वैसे तो आप बहुत सारे एप्लीकेशन प्रॉपर क्लास में किए हो, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। आज मैं बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको कराऊंगा और ये क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल हैं। इससे आपका जो नॉलेज है और बूस्टअप होगा, इसलिए मैंने इसको कराना डिसाइड किया है। तो आइए देखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन। बच्चों, ये एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 आपको मिलेगा। 11th क्लास का फर्स्ट पार्ट आप लीजिएगा, उसमें जो है चैप्टर नंबर 3 आपको मिलेगा, जो कि नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसी नाम से चैप्टर दिया है। उसके लास्ट एक्सरसाइज में आइएगा और आप देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3.1 का मतलब तीसरे चैप्टर का पहला क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या कहा गया आइए जरा देखते हैं। इसमें कहा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसिडर्ड अप्रॉक्सीमेटली ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। 4 यहाँ पर सिचुएशन उन्होंने दिए हैं, 1 2 3 4 ABCD। देयर आर 4 सिचुएशंस and the question is asking over here that in which situation the object can be treated as a point object. Let's try to learn. पहला जो सिचुएशन बच्चों यहाँ के अंदर दिया गया है, उसमें क्या बोला गया है, a railway carriage moving without jerk between 2 stations. सपोज करिए एक बच्चों स्टेशन ये यहाँ है, स्टेशन बी यहाँ है। 2 स्टेशन के बीच की दूरी कहीं 5 किलोमीटर होती है, कहीं 10 किलोमीटर होती है, कहीं 50 किलोमीटर भी होती है, कहीं 20 किलोमीटर भी होती है, मतलब किलोमीटर में दूरी होती है। और रेलवे कैरियज मतलब रेलवे का जो डिब्बा है उसकी जो साइज है, मैं रेलवे के ये हमारा ट्रेन है, इसके अंदर एक डिब्बा छोटा सा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये दूरी ये कवर कर रहा है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन ये से बी को। सपोज करिए 10 किलोमीटर है और ये जो यहाँ कैरियज है इसकी साइज ये वाली डिस्टेंस जो है चल रहा है उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम है। तो एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस द साइज ऑफ द रेलवे कैरियज इज वेरी स्मॉल, दैट इज वाई रेलवे कैरियज कैन बी अप्रॉक्सीमेटली ट्रीटेड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट विच इज क्वेश्चन। तो यहाँ के अंदर कौन से सिचुएशन में पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जा सकता है ऑब्जेक्ट को, तो बच्चों यहाँ पहले में ट्रीट किया जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। क्योंकि साइज यहाँ मैटर करता है, कंपैरेटिव साइज, दूरी के रेस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में कैरियज की साइज बहुत कम है। ठीक है, ये रेलवे का एक कैरियज है, एक कंपार्टमेंट है, एक जो है डिब्बा है। अच्छा, अगला देखें। अ मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। अब एक अंडरस्टूड है कि भाई सर्कुलर ट्रैक पे इंसान चल रहा है, साइकिलिंग कर रहा है और उस मैन के टॉप पर एक बंदर बैठा हुआ है, एक मंकी बैठा हुआ है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो साइकिल से जो है 2-4 सेंटीमीटर के सर्किल में चलेगा, नहीं सर, चलेगा तो किसी पार्क में चलेगा, एक अच्छे खासे डिस्टेंस को कवर करेगा। तो बच्चों ये जो डिस्टेंस साइकिलिस्ट कवर कर रहा है सर्कुलर ट्रैक पे, उसके रेस्पेक्ट में अगर मंकी की साइज में देखूं तो कंपैरेटिव अगर स्टडी किया जाए, सपोज करिए 2 किलोमीटर का ट्रैक है, सपोज करिए 1 किलोमीटर का भी ट्रैक अगर मान लें, सपोज करिए 500 मीटर का भी मान लें, तो 500 मीटर या 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में मंकी की साइज एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के तरह से ट्रीट किया जा सकता है। बच्चों, ये कंपैरेटिव स्टडी हो रही है, तो यहाँ के अंदर सर्कुलर पाथ के कंपैरिजन में, सर्कुलर पाथ के लेंथ के कंपैरिजन में मंकी की साइज बहुत स्मॉल है और इसी कारण से मंकी को भी यहाँ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जा सकता है। तो यहाँ पर ये भी सही हो गया, इसमें भी पॉइंट ऑब्जेक्ट को मंकी को एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जा सकता है। अच्छा, अगला जो सिचुएशन आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, आ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। जब क्रिकेट का बॉल हिट करता है, ग्राउंड को हिट करता है, ये क्रिकेट का बॉल आया यहाँ हिट किया, हिट करने के बाद यहाँ जाना चाहिए था लेकिन स्पिन की वजह से स्विंग कर गया, यहाँ कहीं आ गया। तो बच्चों जो डिस्टेंस वो स्विंग करता है,
जो डिस्टेंस वो चलता है, जो स्विंग करता है, ये स्विंग वाला डिस्टेंस बॉल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा नहीं होगा कि बॉल के कंपैरिजन में उसको हम बहुत ज़्यादा मान लें, इनफाइनाइट मान लें, या ये वाले स्विंगिंग डिस्टेंस, स्पिन जो डिस्टेंस वो कर रहा है, इसके कंपैरिजन में बच्चों बॉल की साइज नेग्लिजिबल नहीं होगी और यहाँ बॉल को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना पॉसिबल नहीं होगा। रीज़न इज़ दैट, मैंने आपको बताया, फिर से सुन लीजिए, कोई ये ग्राउंड है, क्रिकेट का बॉल आके यहाँ टकराया, ये बॉल है और ये यहाँ जाने की बजाय यहाँ स्पिन हुआ, स्विंग हुआ, यहाँ कहीं चला आया। तो ये जो स्विंग कर रहा है, जो सपोज करिए यहाँ पर 2-4 सेंटीमीटर ये स्विंग किया हो, ये वाला डिस्टेंस, उसके कंपैरिजन में क्या है, उसके कंपैरिजन में बच्चों यहाँ पर ये बॉल की साइज नेग्लिजिबल नहीं की जा सकती और इस वजह से यहाँ बॉल को लगभग यहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह से ट्रीट करना पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ बच्चों इसमें बॉल को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं ट्रीट किया जा सकता। अगले में कहा है आ टम्बलिंग बीकर दैट स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ ये टेबल, एक टेबल के एज से एक टम्बलिंग, एक लड़खड़ाता हुआ बीकर है। ये बच्चों यहाँ पर सपोज करिए मैंने एक टेबल रख दिया, यहाँ पर एक बीकर रखा हुआ है, यहाँ पर ये रहा बीकर कोई सा रख दिया, ये इस तरह से गिर रहा है इसके एज से, तो बीकर की जो साइज है ये इसके हाइट के कंपैरिजन में ऐसा नहीं होगा कि बीकर को एक पॉइंट मान लिया जाएगा एज कंपेयर टू दिस, नहीं। मान लीजिए टेबल की हाइट सपोज करिए मान लीजिए कि 50 सेंटीमीटर है और वहीं बीकर की साइज मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, तो 50 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं है कि 10 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल स्मॉल हो गया, उसको पॉइंट मान ले, नहीं सर। यहाँ भी बीकर को भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंपैरेटिवली नहीं मान सकते, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट इसमें माना जा सकता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट ये वाले सिचुएशन में माना जा सकता है, लेकिन सी और डी वाले सिचुएशन में ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह से ट्रीट नहीं किया जा सकता। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.2, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर एक ग्राफ बना के दिया है, कुछ यूँ आपके सामने मैंने दिखाया है, और ये ग्राफ किसके लिए है, दो स्टूडेंट्स हैं, एक का नाम ये है, एक का नाम बी है। ए का जो होम है वो पॉइंट पी पर कहीं है, इसके होम का नाम पी से दिखाया गया है, और बी का जो होम है वो क्यू पर है, ठीक है। कह रहे दोनों चलना शुरू कर रहे हैं, अपने स्कूल से अपने घर को जा रहे हैं, तो उनके लिए ग्राफिक्स बनाया गया है बच्चों, और इनके रिगार्डिंग हमसे सवाल पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर इस सवाल में जो है पहले तो ये पूछा गया है, देखिए यहाँ पर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो पहले एंट्रीज करानी है, ये कौन ज़्यादा क्लोज है स्कूल से, कौन दूर है। तो पॉइंट पी मीन्स ए का घर, पॉइंट क्यू मीन्स बी का घर। तो बच्चों ऑब्वियसली ए का घर बी के घर यानी पॉइंट क्यू से नज़दीक है। एक्स की वैल्यू देखिए, इसका मतलब बच्चों मैं ये कहूँगा कि डिस्टेंस ऑफ, मैंने बना भी दिया उसके लिए आपको समझाने के लिए, ए का घर जो है उसकी दूरी एक्स ए, और बच्चों बी का घर जो है जिसको क्यू से दिखाया गया उसकी दूरी एक्स बी। तो एक्स ए इज ग्रेटर सॉरी ए इज लेस देन एक्स बी, ठीक है। यानी ए का घर मतलब पॉइंट पी क्लोजर होगा स्कूल के एज कंपेयर टू क्यू। पहले में आप ये एंट्री फिल करेंगे जो आपके एंट्रीज में दिया गया है। अच्छा, दूसरा यहाँ आपके अंदर बच्चों ये पूछा गया है कि कौन पहले चलता कौन बाद में चलता है। आप ग्राफ को देखकर बता सकते हैं t=0 पर ये चलना शुरू कर दिया है, जबकि बी अपने मोशन की शुरुआत यहाँ कहीं से कर रहा है कुछ समय बाद। तो अपने मोशन की शुरुआत कौन पहले करेगा, ये पहले करेगा एज कंपेयर टू बी। तो दूसरी एंट्री में आप कहेंगे कि ये अपने मोशन की शुरुआत बच्चों बी से पहले करेगा, ठीक है, अर्लियर करेगा, ठीक। अगला देखें यहाँ के अंदर बच्चों, अगला ये है कि दोनों में से फास्ट कौन चलेगा कौन स्लो चलेगा। तो फास्ट और स्लो चलने की जहाँ तक बात है बच्चों, स्लोप की अगर मैं बात करूँ, यहाँ θ1 इसको मैं मान लेता हूँ, इसको θ2 मान लेता हूँ। तो आपको दिख रहा होगा θ1 इज लेस देन θ2, मतलब tan θ1 विल बी लेस देन tan θ2, tan θ2
बच्चों tan थीटा ये वाले ग्राफ में xt ग्राफ में tan थीटा का मतलब होता है स्लोप, स्लोप का मतलब होता है dx ओवर dt, dx ओवर dt का मतलब स्पीड या वेलोसिटी यहाँ के अंदर हो गया, वेलोसिटी ऑफ ए विल बी लेस देन वेलोसिटी ऑफ बी, यहाँ से पता चल गया। यानी यहाँ पर बच्चों अगर हम स्लो चलने की बात करें तो ये धीरे चलेगा एज कंपेयर टू बी, या फास्ट चलने की बात करें तो बी फास्ट चलेगा एज कंपेयर टू बी, मोशन ऑफ बी विल बी फास्टर एज कंपेयर टू मोशन ऑफ ये। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तीसरा सिचुएशन यहाँ पर ये पूछा गया है कि दोनों यहाँ पर अपने घर पे क्या एक ही समय पहुँचेंगे या अलग अलग समय पे पहुँचेंगे। देखते हैं सर, यहाँ से मैं एक ऐसे लाइन खींचता हूँ परपेंडिकुलर टाइम के ऊपर, तो अगर ग्राफ को बिल्कुल सटीक बनाया जाए, एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा यहाँ बनाने में डायग्राम में दिक्कत है, लेकिन जो लॉजिकली इसका मीनिंग होगा बच्चों यहाँ आंसर में जो दिया उसके अनुसार सेम पहुँच रहा, मतलब ये ग्राफ बिल्कुल ऐसे आना चाहिए। यहाँ ये देखिए बी चलते चलते अपने घर क्यू पर पहुंच गया, ये चलते चलते अपने घर पी पर पहुंच गया, और दोनों कब पहुंचे? सेम टाइम पे पहुंचे, सेम इंस्टेंट पे पहुंचे। ठीक है बच्चों, सेम इंस्टेंट पे पहुंचे, इसका मतलब दोनों अपने घर जा करके एक ही टाइम पे पहुंचेंगे। दोनों आगे पीछे चले तो जरूर, लेकिन पहुंचेंगे एक ही टाइम पे, क्योंकि एक उसमें फास्ट चला जिसकी दूरी ज़्यादा है जिसकी बच्चों दूरी ज़्यादा है, बी की दूरी ज़्यादा थी, तो इसलिए बी फास्ट चला है ए के कंपैरिजन में, तो दोनों मिला जुला के एक ही समय पे अपने घर पे पहुंच रहे हैं। और अगला यहाँ पर सवाल ये है कि दोनों क्या रास्ते में एक दूसरे को ओवरटेक करेंगे? हाँ सर, ग्राफ देखिए, बी के मोशन का ग्राफ जो है और ए के मोशन का जो ग्राफ है, दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ के अंदर बच्चों एक ऐसा समय ये है, एक ऐसा पल है, एक ऐसा क्षण है, एक ऐसा समय है जब दोनों एक दूसरे को एक ओवरटेक कर रहे होंगे, मतलब दोनों एक ही पोजीशन पर होंगे। एक ऐसा कोई समय आएगा जब बच्चों दोनों एक ही पोजीशन पर, दिस इज टाइम ऑफ ओवरटेक, TOT मैं लिख देता हूं। उस समय बच्चों ये पोजीशन ऑफ ओवरटेक यहाँ पर हमारे पास हो गया। एक पर्टिकुलर समय पर एक बार पूरे मोशन में एक बार दोनों एक दूसरे को ओवरटेक करेंगे। यहाँ कौन स्लो था? ए। कौन फास्ट था? बी। पहले कौन चला? ए। बाद में कौन चला? बी। ये जा रहे थे तब तक बी और तेज से चलता हुआ आया, और एक पल ऐसा होगा कि ए और बी दोनों एक दूसरे के सेम पोजीशन पर होंगे, और जस्ट थोड़ी देर बाद जो तेज चल रहा था मतलब बी इससे आगे निकल जाएगा। ठीक है बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.3 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 मीन्स चैप्टर नंबर 3 मीन्स क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए इसमें कहा क्या गया है बच्चों, कह रहा है देयर इज ए वोमेन। इस सवाल में पूरा आप पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी में। कह रहा है एक वोमेन है, वो अपने घर से, अपने होम से अपने ऑफिस को जा रही है, और यहाँ पर उसके ऑफिस की दूरी यहाँ से जो है वो 2.5 किलोमीटर है। उसने ये कहा है, फिर वो घर से चलना जब शुरू कर रही है तो टाइम वहाँ पर क्या हो रहा था? 9 AM हो रहा था, और ऑफिस कभी पहुँची होगी। ऑफिस पहुँचने के बाद फिर वो ऑफिस से चलना शुरू कर रही है 5 बजे वापस घर को। जाते वक्त उसकी स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर है, और आते वक्त ऑटो से आई है, उसकी स्पीड बढ़ गई है 25 किलोमीटर पर आवर। तो पोजीशन, उसका पोजीशन x और t के बीच में हमें ग्राफ बनाना है, क्या होगा? तो देखो बच्चों, यहाँ पर जाते वक्त तो कितना समय लेगी और आते वक्त कितना समय लेगी ओमेन? देखते हैं। जाते वक्त सपोज करिए उसके द्वारा लिया गया जो टाइम है वो t1 है, तो t1 की वैल्यू हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 2.5/5। कितना आ गया बच्चों? 1/2r, यानी 30 मिनट। मतलब 30 मिनट जाने में लग गया, 30 मिनट जाने में लग गया। अगर वो यहाँ चली थी t = 9 AM से, तो कब पहुँची होगी? 9:30 AM पर पहुँची होगी, 9:30 बजे पहुँच गई। ठीक है बच्चों, फिर वो वहाँ से रिटर्न होना शुरू हो रही है। बच्चों वहाँ से रिटर्न होना कब शुरू हो रही है? वहीं पर सवाल कर रहा, वहाँ पर स्टे की है, और फिर वहाँ से 5 बजे चलना शुरू हो रही है। और 5 बजे उसने चलना शुरू किया तो कितने स्पीड से चलना शुरू किया? 25 किलोमीटर पर आवर। तो रिटर्न होने में वो कितना समय ली होगी? रिटर्न होने में लिया जाने वाला समय डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लीजिए, 2.5/25 1/10 आवर, यानी कि 6 मिनट आ गया। 6 मिनट
इसका मतलब 5 बजे अगर वो चली थी तो 6 मिनट बाद घर पहुंच गई। 6 मिनट बाद घर पहुंचने का मतलब 5:06 पर 5-6 o'clock पर वो यहाँ पहुंच जाएगी, यानी 5-6 PM पर यहाँ कहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा उसका मैथमेटिकल एनालिसिस रहा, कब वो घर से चली, कब वो ऑफिस पहुंची, कितनी देर वो ऑफिस को स्टे की, एंड देन कितनी देर बाद कितने बजे वो ऑफिस से वापस घर को चली और कितने बजे घर पहुंची। इसी को लेके हमें ग्राफ बनाना है। देखिए ग्राफ ऑलरेडी मैंने बना रखा समय बचाने के लिए। यहाँ पर बच्चों हमारा एक्स एक्सिस है और ये डिस्टेंस के लिए या पोजीशन के लिए है और ये टी है। तो जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर बच्चों पहले क्या किया गया है, x = 0 इसको मैं मानते हुए बना रहा हूँ। यहाँ पर कहीं यहाँ से चलना शुरू की है बच्चों, तो कितने बजे 9 AM पर किसी स्पीड से चली होगी। वो स्पीड यहाँ मान लीजिए एंगल थीटा है तो tan θ1 से निकल सकता है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, जो कि यहाँ हो जाएगा बच्चों 5 km/h। और फिर वो कितने बजे ऑफिस पहुँच चुकी है, 9:30 बजे 9:30 पर पहुँच चुकी है। उसके बाद में देखिए ग्राफ बिल्कुल फ्लैट गया है, जहाँ पर x की जितनी पोजीशन है उतनी बनी रहेगी। कब तक? 5 बजे तक, क्योंकि 5 बजे तक वहीं पर है। और फिर 5 बजे के बाद 5 PM के बाद वो रिटर्न होना शुरू हो रही है, यानी x घटना शुरू होगा। और घटने के लिए बच्चों स्पीड यहाँ बढ़ जाएगा और थोड़ा सा तेजी से ग्राफ नीचे आएगा और 5:06 पर फिर से वापस अपने होम पर यानी पोजीशन x = 0 पर पहुंच चुकी होगी। तो ये रहा इस क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको एक बार फिर से आप एनसीईआरटी में जाके सॉल्व जरूर करिएगा। बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3.4। इसमें ये कहा गया एक ड्रंकार्ड है, एक कोई ड्रिंक किया हुआ मैन है, वो किसी रोड पे जा रहा है। वो 5 स्टेप अगर फॉरवर्ड जाता है तो 3 स्टेप बैकवर्ड जाता है। तो पूछा गया अगर 13 स्टेप आगे उसके कोई पिट हो, कोई गड्ढा हो, तो उसमें वो कब फॉल डाउन हो जाएगा, ये सवाल है। बच्चों देखो इसको कैसे निकालेंगे, कई तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ तो बहुत ईजिली ऐसे आप गिन सकते हो। 13 स्टेप्स हैं। अब ये चलना शुरू करेगा 1 2 3 4 5 स्टेप आगे चलेगा। 1 2 3 स्टेप पीछे चला। फिर बच्चों 5 स्टेप फिर से आगे चलेगा। 1 2 3 4 5 ये वाले पोजीशन में पहुंच चुका है। फिर 3 स्टेप बैकवर्ड 1 2 3। अब यहाँ से फिर 5 स्टेप आगे जाएगा 1 2 3 4 एंड 5 ये वाले पोजीशन में पहुंच चुका है। फिर वो बच्चों 2 स्टेप फिर से बैकवर्ड 3 स्टेप फिर से बैकवर्ड जाएगा 1 2 3 यहाँ कहीं पहुँचा। फिर वो 5 स्टेप आगे की ओर बढ़ेगा 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ कहीं पहुँच चुका है। अब बच्चों फिर से वो कितना स्टेप पीछे जाएगा, यहाँ 3 स्टेप पीछे जाएगा 1 2 3 और फिर 1 2 3 4 एंड 5। अब जाके वो 13 वाले पोजीशन में आया। अब वो जाके यहाँ इस गड्ढे में गिर सकता है। तो जरा स्टेप गिनते हैं कितने स्टेप हुए। 5 इधर 3 इधर 8 हो गए। 8 + 5 13 हो गया। 13 + 3 16 हो गया। 16 + 5 16 + 5 21 21 + 3 24 24 + 5 29 29 + 3 29 + 3 32 32 + 5 37 यानी टोटल स्टेप जो हमारे हुए 37 स्टेप उसको लेने पड़ेंगे सब मिला जुला के। और एक स्टेप में लेने वाला समय 1 सेकेंड है, यानी यहाँ कितना सेकेंड हुआ 35 सेकेंड। यानी 35 सेकेंड के बाद वो इस गड्ढे में जाके गिर जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि वो रिजल्टेंट कितना चल रहा है एक ट्रिप में, वो 2 मीटर चलेगा बच्चों, यानी 8 सेकेंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 सेकेंड में वो 2 मीटर चलता है। आप देख लीजिए 8 सेकेंड में 2 मीटर चलता है, या यूँ कह लीजिए 2 मीटर चलने में 8 सेकेंड लेता है। तो 4 मीटर चलने में कितना सेकेंड लेगा, 4 मीटर चलने में 16 सेकेंड लेगा। 8 मीटर चलने में कितना लेगा, 8 मीटर चलने में वो इसका 2 गुना 32 सेकेंड लेगा। 32 सेकेंड लेगा। अब बच्चों इसका मतलब जब 32 सेकेंड लेगा तो 8 मीटर वो चल चुका होगा, यहाँ कहीं होगा।
32 सेकेंड के बाद वो यहाँ कहीं होगा, फिर 5 स्टेप आगे लेगा, 1 2 3 4 5 और यहाँ पहुँच जाएगा। तो 32 सेकेंड के बाद 5 स्टेप और ले रहा है, यानी 5 सेकेंड और प्लस होगा, तो 32 प्लस 5 कितना आ गया, 37 सेकेंड। ऐसे भी इसको देख सकते हैं। बच्चों इस पर्टिकुलर सवाल में, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3.5, इसमें ये कहा गया है कि कोई जेट प्लेन इस तरह से उड़ता हुआ जा रहा है, फ्लाई कर रहा है, और उसके चलने की जो स्पीड है, एरोप्लेन की स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के ही रेस्पेक्ट में बताई जाएगी, 500 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है एरोप्लेन 500 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। कहाँ के रेस्पेक्ट में? कौन उसको 500 किलोमीटर पर आवर देख रहा है? ग्राउंड पे खड़ा हुआ व्यक्ति। इसका मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 500 किलोमीटर पर आवर से एरोप्लेन जा रहा है। वहीं पर फ्यूल जो हमारा है, फ्यूल का कंजम्पशन एरोप्लेन के रेस्पेक्ट में कंजम्पशन होने के बाद जो स्मोक निकलेगा उसकी स्पीड बताई गई है 1500 किलोमीटर पर आवर। ये कौन देख रहा है? एरोप्लेन में बैठा हुआ व्यक्ति देखेगा, इसके रेस्पेक्ट में ये है। तो पूछा गया बताइए फ्यूल की जो स्पीड होगी, कंबस्चन के बाद निकलने की जो स्मोक के निकलने की स्पीड होगी, वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी होगी। बड़ी सामान्य सी बात है, इसको बहुत ईजिली ऐसे सॉल्व कर लीजिए, ज़्यादा बवाल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमको ये ऑलरेडी दिया है फ्यूल की स्पीड एरोप्लेन के रेस्पेक्ट में 1500 किलोमीटर है। वैसे हम बच्चों फ्यूल की स्पीड एरोप्लेन के रेस्पेक्ट में निकालें तो रिलेटिव वेलोसिटी के नियमानुसार मुझे मिलना चाहिए वेलोसिटी ऑफ फ्यूल माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन। तो यहाँ के अंदर वेक्टर्स डिफरेंस लिया जाता है। जब इसको बच्चों हम सॉल्व करेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, तो आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ फ्यूल प्लस वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन देखिए अपोजिट है। अब सबका मैग्नीट्यूड ही दोनों साइड का लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड आप रख दीजिए, वेलोसिटी ऑफ फ्यूल प्लस वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन दैट इज इक्वल टू 1500। ये जो प्लस ऑफ एरोप्लेन है मैंने लिखा है, कहाँ के रेस्पेक्ट में रहा होगा? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। बच्चों वेलोसिटी ऑफ फ्यूल इक्वल टू 1500 माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, सिंपली मैंने VA लिख दिया है जो कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। बच्चों इस तरह से मैंने यहाँ VA की वैल्यू 500 रखा, हमको आंसर मिला 1000 किलोमीटर पर आवर, यानी वेलोसिटी ऑफ फ्यूल कह लीजिए या उसी को मॉडिफाई करके कह लीजिए वेलोसिटी ऑफ फ्यूल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस विल बी इक्वल टू 1000 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, मे भी इसको किसी बुक में या कहीं NCERT में मे भी ऑप्शन माइनस में दिया हो, मैंने देखा नहीं। तो बच्चों यहाँ माइनस में देने का मतलब ये होगा कि ये निगेटिव x की ओर जा रहा है। इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मानोगे तो इधर की वेलोसिटी प्लस में, इसको माइनस में लिया गया होगा। फिलहाल इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा फ्यूल के कंबस्चन की वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों आएगा 1000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डायरेक्शन होगा लेफ्टवर्ड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड।